हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन वीडियोस के फ़ोल्डर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें समान संस्कृतियों वाले अनेक सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र समुदाय रहते हैं। यह कहना है, यानी कि सांस्कृतिक क्षेत्र को भौगोलिक क्षेत्र बताया है जिसमें समान संस्कृति वाले कई सापेक्षिक रूप से स्वतंत्र समुदाय रहते हैं। अब इस तरीके से परिभाषा किसने की है सांस्कृतिक क्षेत्र की? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है जीएच मीड, ऑप्शन बी है क्लार्क विस्लर, ऑप्शन सी है रूथ बेनेडिक्ट एंड ऑप्शन डी है मर्डॉक। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लार्क विस्लर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सांस्कृतिक क्षेत्र की जो अवधारणा है वो किसकी है? विस्लर की है। अच्छा, ये होता क्या है? सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है? तो इसमें कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र की सीमाओं के अंदर ही कोई संस्कृति जन्म लेती है, पनपती है, और उस संस्कृति के विकास में क्या होता है? पर्यावरण का प्रभाव होता है। एक निश्चित कोई भौगोलिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र की सीमाओं के अंदर ही कोई संस्कृति पनपती है, जन्म लेती है, और उस संस्कृति का जो विकास होता है उसमें पर्यावरण का प्रभाव होता है। तो पर्यावरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होते हैं? बदलते हैं, और इसलिए संस्कृति भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में समान नहीं रहती है, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि राजस्थानी आप देख सकते हैं संस्कृति कैसी होती है उनकी, बंगाली संस्कृति कैसी होती है, ठीक है, अमेरिकन कल्चर कैसा होता है, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्लार्क विस्लर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार पूंजीपतियों के साथ संघर्ष के दौरान अनेक परिस्थितियों से विवश होकर सर्वहारा अपने को एक वर्ग के रूप में संगठित करने को बाध्य होगा? क्रांति के द्वारा वह अपने को शासक वर्ग में परिणत करेगा। यानी कि किसने कहा है कि पूंजीपतियों के साथ संघर्ष के दौरान अपनी परिस्थितियों से विवश होकर जो सर्वहारा है वह अपने को एक वर्ग के रूप में संगठित करने को बाध्य होगा, और क्रांति के द्वारा वह अपने को शासक वर्ग में बदल लेगा। ठीक, हेगल है, कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन में कोजर है एंड डेरनड्रॉफ है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मार्क्स की एक जो बुक है दास कैपिटल, इसको समाजवादियों की बाइबल माना जाता है, तो ये नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। बुक्स दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सी बुक है जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा गया है, माना गया है, तो वो दास कैपिटल है। और मार्क्स के लिए क्या कहना था? मार्क्स का मानना था कि जो उत्पादन प्रणाली है उसमें परिवर्तन से ही सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। यानी कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से ही सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। किसका कहना था? मार्क्स का कहना था। मार्क्स क्या कहते हैं? विचार अस्तित्व का निर्धारण नहीं करते हैं, बल्कि अस्तित्व चेतना या विचार का निर्धारण करता है। ठीक है, यानी कि जो विचार है वो अस्तित्व का निर्धारण नहीं करते हैं, बल्कि अस्तित्व चेतना या विचार का निर्धारण करते हैं। स्टेटमेंट आ जाए तो मार्क्स है, मार्क्स ने ये कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि परिवार का एक रूप जिसमें सदस्यों का व्यवहार, लोकाचार तथा जनरीतियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, इसे संस्थात्मक परिवार कहेंगे या कहते हैं? यानी कि परिवार का एक रूप है जिसमें सदस्यों का जो व्यवहार होता है उन व्यवहारों को लोकाचारों या जनरीतियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और ऐसे परिवार को हम संस्थात्मक परिवार कहेंगे। ऑप्शन देखिए क्या क्या हैं। ऑप्शन ए है इरावती कार्वे, ऑप्शन बी है E.W. बर्गेस एंड ऑप्शन सी है जिमरमैन एंड लास्ट ऑप्शन डी I.P. देसाई। तो यहाँ पर संस्थात्मक परिवार की बात किसने कही है?
इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, E.W. बर्गेस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और आता है मर्डॉक का, तो उन्होंने क्या किया था, 250 समाजों का अध्ययन किया था और इस निष्कर्ष पर वे पहुँचे थे कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें परिवार नाम की संस्था ना पाई जाती हो। ठीक है, तो ये किसका था, मर्डॉक का था। और गुडे वहीं पर क्या कहते हैं कि जो गुडे हैं वो क्या कहते हैं, परिवार धीरे धीरे क्या है, समाप्ति की ओर जा रहा है, समाप्त हो रहा है, क्योंकि जो परिवार है उसके जो सारे कार्य हैं वो किसी दूसरी अन्य संस्थाओं के द्वारा किए जाने लगे हैं। और ऐसे में वे क्या कहते हैं, वर्तमान समय में जो परिवार है उसमें सिर्फ भूमिकाओं को लेकर के सौदेबाजी चल रही है। ऐसे करके पूछे कि वर्तमान समय में परिवार में सिर्फ भूमिकाओं को लेकर के सौदेबाजी चल रही है या भूमिकाओं की सौदेबाजी, ऐसा करके कुछ पूछते हैं तो किसका है, तो आपको याद रखना है गुडे का कहना है ये। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, E.W. बर्गेस है। नेक्स्ट है, किसने विचारधारा को वर्ग स्थिति का प्रकार माना है, यानी कि जो विचारधारा है उसको वर्ग स्थिति का प्रकार माना है, किसने। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है अल्थ्यूजर, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन डी है हीगल। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कार्ल मार्क्स होगा। कार्ल मार्क्स ने विचारधारा को वर्ग स्थिति का प्रकार बताया है। अच्छा, मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं। ठीक है, अगर इनके कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपके हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य क्या का जो अवधारणा थी, यह सिद्धांत था, वो दिया हुआ था। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, अलगाव का जो सिद्धांत थी उसकी भी बात की, सामाजिक परिवर्तन का भी इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स क्या है, आर्थिक निर्धारणवादी हैं। ठीक है, और विचारधारा को वर्ग स्थिति का प्रकार इन्होंने बताया है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने विचारधारा को परिस्थिति विशेष तथा अन्य सांस्कृतिक कारकों की उपज माना। जो विचारधारा है उसको परिस्थिति विशेष या अन्य सांस्कृतिक कारकों की उपज माना है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है कार्ल मैनहीम एंड ऑप्शन डी है आर लिंटन। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये परिस्थिति को, ये जो विचारधारा है उसको परिस्थिति विशेष तथा अन्य सांस्कृतिक कारकों की उपज बताते हैं। और ये जो वेबर हैं इनको व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक भी बताया जाता है। ठीक है, पूछे व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो वह मैक्स वेबर हैं। और सामाजिक क्रिया को ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं या बताते हैं। पूछे सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने माना, तो वेबर ने माना। और इनके लिए जो यानी कि जो समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु है ये व्यक्ति को बताते हैं कि समाजशास्त्र की जो अध्ययन वस्तु है वो कौन है, व्यक्ति है। और सामाजिक क्रिया की जो इन्होंने अध्ययन किया उसके लिए दो पद्धति की बात करते हैं, दो पद्धतियों के द्वारा इन्होंने सामाजिक क्रिया के अध्ययन की बात की। एक कौन सी है, वस्टहन पद्धति जिसको व्याख्यात्मक बोध कहते हैं या व्याख्यात्मक समझ, और दूसरा आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप की बात की। और 4 सामाजिक क्रिया की बात आती है तो वेबर ने की थी। अब कौन कौन सी सामाजिक क्रियाओं की बात की, तार्किक सामाजिक क्रिया, दूसरी मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरी भावनात्मक सामाजिक क्रिया एंड लास्ट फोर्थ परंपरा कौन सी बताई थी, मूल्यांकनात्मक और फिर भावात्मक सामाजिक क्रिया, ये 3 हो गई। ठीक है, इसके अलावा परंपरागत सामाजिक क्रिया। ठीक, फिर सत्ता या फिर शक्ति के प्रकार की भी बात करते हैं। 3 तरह की शक्ति या सत्ता की बात करते हैं, करिश्माई या चमत्कारिक शक्ति, परंपरागत शक्ति और विधिक या तार्किक सत्ता, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मैक्स वेबर, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम धर्म के समाजशास्त्रीय अध्ययन की शुरुआत की। अब यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा गया है और धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन। ठीक है, सबसे पहले धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन किसने किया, किसने शुरुआत की। अब ऑप्शन देखिए, इमाइल दुर्खीम है, मेलानोव्स्की है, मैक्स वेबर है एंड पीटर बर्जर है। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा समाजशास्त्रीय अध्ययन की बात हो रही है
ठीक है, मैक्स वेबर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने पारंपरिक ग्रामीण समाजों और आधुनिक नगरों के बीच तुलना करते समय नैतिक समुदाय की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो पारंपरिक ग्रामीण समाज और आधुनिक नगर के बीच तुलना करते समय नैतिक समुदाय की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन देखिए, अगस्ट कॉम्ट, हीगल, दुर्खीम एंड टॉनीज है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दुर्खीम होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नैतिक समुदाय किसको बताते हैं? ऐसा समुदाय जो सामाजिक एकता, जिसमें व्यापक और घनिष्ठ लगाव पाया जाता है, और जो नैतिक एकता है, एक सामाजिक एकता जिसमें व्यापक और घनिष्ठ लगाव है, और नैतिक एकता जिसमें नैतिकता और व्यवहार संबंधी जो समान विश्वास है उसकी बात करते हैं, उनकी भावनाओं से जो जुड़ा होता है उसको वे नैतिक समुदाय बताते हैं। ऐसा समुदाय जो सामाजिक एकता और नैतिक एकता, ठीक है, नैतिक एकता की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, वो नैतिक समुदाय कहलाता है। किसने कहा है? दुर्खीम ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पारंपरिक ग्रामीण समाज और आधुनिक नगरों के बीच में तुलना कर करके उन्होंने नैतिक समुदाय की अवधारणा दी और उसका अवधारणा का प्रयोग किया था, ठीक है, दुर्खीम ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका तर्क है कि प्रकृति में कोई स्थायी वर्ग नहीं है? प्रकृति में कोई स्थायी वर्ग नहीं है, किसका तर्क है, किसका मानना है, किसका कहना है? ऑप्शन देखिए, कार्ल मार्क्स, फ्रेजर, चार्ल्स डार्विन, सिमेल। तो यहाँ पर एर्थ का राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति में कोई स्थायी वर्ग नहीं है, चार्ल्स डार्विन का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भूमिका की जो अवधारणा है वो किसने दी है? व्यक्तिगत भूमिका, ऑप्शन देखिए, आर लिंटन, डेनियल जे लेविंसन, जी.एच. मीड, गॉफमैन। तो यहाँ पर 9th का राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत जो भूमिका की अवधारणा है डेनियल जे लेविंसन ने दी है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा 9th का, ठीक है। अब व्यक्तिगत भूमिका क्या है, मतलब कि जो ये उन्होंने परिभाषा दी थी लेविंसन ने, वो क्या है कि किसी भी सामाजिक स्थिति में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी भूमिका के संबंध में जो वो खुद धारणा बनाता है उसको व्यक्तिगत भूमिका कहते हैं, ठीक है। यानी कोई सामाजिक स्थिति है, उस स्थिति में व्यक्ति खुद अपनी भूमिका के बारे में खुद धारणा अपने लिए बना रहा है, तो वो क्या है? व्यक्तिगत भूमिका कहलाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार विश्व को अर्थ देने के लिए मानव प्राणी को एक पवित्रता की छत्र छाया की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक व्यवस्थित विश्व की हमारी ज़रूरत के लिए अर्थहीनता एक चुनौती है। विश्व को अर्थ देने के लिए मानव प्राणी को एक पवित्रता की छत्र छाया की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक व्यवस्थित विश्व की हमारी ज़रूरत के लिए अर्थहीनता एक चुनौती है। ऑप्शंस देखिए कौन कौन हैं? ड्यूमो, एस.सी. दुबे, पीटर एल बर्जर एंड हॉवर्ड बेकर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पीटर एल बर्जर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि आधुनिक समाजों में एक अदृश्य धर्म होता है? आधुनिक समाज में अदृश्य धर्म की बात किसने कही है? ऑप्शन देखिए, दुर्खीम है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है, थॉमस लुकमैन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? थॉमस लुकमैन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक समाज में अदृश्य धर्म की बात की है इन्होंने। एंड अगर दुर्खीम की माने तो दुर्खीम क्या कहते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों व आचरणों की एक समग्र व्यवस्था है। जो धर्म है वह पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों व आचरणों की एक समग्र व्यवस्था है, ये दुर्खीम ने माना। वहीं पर मेलानोव्स्की क्या कहते हैं कि धर्म को क्रिया करने का एक तरीका बताते हैं, विश्वासों की एक व्यवस्था बताते हैं, और यह समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है, ऐसा भी वो कहते हैं।
हैं। तो धर्म क्रिया करने का एक तरीका है, विश्वासों की एक व्यवस्था है, समाजशास्त्री घटना के साथ साथ ये क्या है, व्यक्तिगत अनुभव भी है। क्या किसका कहना है, मैलिनोवस्की का। और फ्रेजर क्या कहते हैं वहीं पर, फ्रेजर कहते हैं कि जो धर्म है वह अलौकिक शक्ति पर मानव की क्या है, पराजय है। धर्म अलौकिक शक्ति पर मानव की क्या है, एक पराजय है, ये कहना फ्रेजर का है। और मार्क्स का जो स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब जानते भी होंगे, क्या कहते हैं, धर्म पीड़ित लोगों की आह है, हृदय विहीन लोगों का हृदय है, आत्मविहीन स्थितियों की आत्मा है, और यह जनसाधारण के लिए क्या है, अफीम है। ठीक है, तो ये आप तो जानते ही होंगे। यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रत्येक चीज कहीं तो उचित होती है किंतु हर जगह नहीं, इसका संदर्भ है। ऑप्शन देखिए, सांस्कृतिक सार्वभौम, सांस्कृतिक सापेक्षता, प्रतिसंस्कृति, बहुसंस्कृतिवाद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सांस्कृतिक सापेक्षता, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति को उसकी संस्कृति के जो मानदंड होते हैं, आदर्श होते हैं, उन्हीं से देखने का इसमें प्रयास किया जाता है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी संस्कृतियाँ अपने अपने स्थान में श्रेष्ठ होती हैं। ठीक है, सभी संस्कृतियाँ अपने अपने स्थान विशेष में क्या होती हैं, वे श्रेष्ठ होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति समूह मूल्यों को अभ्यंतरीकृत करता है वो क्या कहलाता है, आत्मसातकरण, समाकलन, समाजीकरण या फिर समंजन। तो ये क्या कहलाएगा, समाजीकरण कहलाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर समाजीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार जाति प्रथा ने भारतवर्ष को बर्बरता की ओर जाने से रोका था। जो जाति प्रथा है उसने भारतवर्ष को बर्बरता की ओर जाने से रोका था। किसने, मेडलबॉम है ऑप्शन में, दुबे हैं, अबे दुबे हैं या फिर ड्यूमो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अबे दुबे होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है, रेडफील्ड और सिंगर। ठीक है, इनके विचारों में प्राथमिक नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसको किसके विकास से विशेषीकृत किया जाएगा, लोक परंपरा, अभिजात परंपरा, वृहद परंपरा या फिर लघु परंपरा। प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया है तो यहाँ पर क्या होगा, वृहद परंपरा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कथन है, देखिए कथन क्या कह रहा है कि नगरीय व्यक्ति अधिकांश समय द्वितीयक समूहों में सहभागिता करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण, आधुनिक समाजों में प्राथमिक समूहों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आधुनिक समाजों में प्राथमिक समूहों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, ये कारण है। तो यहाँ पर क्या होगा, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टॉलकट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की रचना और निरंतरता के होने में प्रमुख प्रक्रिया होती है लक्ष्य प्राप्ति की, एकीकरण की, संस्थायन की या फिर अनुकूलन की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 17 का ऑप्शन सी संस्थायन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छा, संस्थाकरण की भी अवधारणा इन्होंने ही दी थी। क्या बताते हैं कि जब दो व्यक्तियों के बीच में क्रियाएं होती हैं तो या फिर क्रियाओं का आदान प्रदान होता है तो उसको हम अंतरक्रिया कहते हैं। और ये अंतरक्रिया जो व्यक्ति या समूहों के बीच में हो रही है वो केवल व्यक्ति और समूहों के बीच में ही नहीं होती है, परिस्थिति के बीच में होती है। और ये जो अंतरक्रिया जब निरंतर होने लगती है तो उनके बीच में सहमति का विकास होता है, सहमति विकसित हो जाती है और यही आगे जाकर क्या करती है, अंतरक्रिया के आगे जाकर प्रतिमान बन जाते हैं और ये प्रतिमान संस्था के रूप में बदल जाते हैं, संस्था का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे ही वे पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था या फिर संस्थाकरण बताते हैं। ठीक है, तो यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में जब क्रियाएं होती हैं या क्रियाओं का आदान प्रदान होता है तो उसको हम अंतरक्रिया कह रहे हैं। फिर अंतरक्रिया ये सिर्फ मात्र अंतरक्रिया व्यक्ति या समूहों के बीच में नहीं हो रही है, ये
परिस्थितियों के बीच में भी होती है। और ये अंतर्क्रिया जब निरंतर होती रहती है व्यक्तियों के बीच में तो उनके आपस में सहमति विकसित हो जाती है और आगे जाकर यही अंतर्क्रिया के क्या होते हैं, प्रतिमान बन जाते हैं। ठीक है, प्रतिमान विकसित हो जाते हैं और ये प्रतिमान संस्था का रूप ले लेते हैं, संस्था का रूप धारण कर लेता है, जिसे ही पार्सन्स क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था या संस्थाकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने सघन ग्रामीण जनसंख्या वाले पूंजी निर्धन राष्ट्रों में कुटीर और लघु उद्योगों को बनाए रखने का समर्थन किया है। सघन ग्रामीण जनसंख्या वाले पूंजी निर्धन राष्ट्रों में कुटीर और लघु उद्योगों को बनाए रखने का जो समर्थन है वो किसने किया है? एडम स्मिथ ने, एमजे लेवी ने, लुइस वर्थ ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, एमजे लेवी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन देखिए, इरावती कार्वे के विचार में जाति एक विस्तारित बंधु समूह है। जाति को विस्तारित बंधु समूह बता रहा है। ये कथन कह रहा है कि इरावती कार्वे के विचार में जाति एक विस्तारित बंधु समूह है। कारण, एक जाति के सभी सदस्य विश्वास करते हैं कि वे एक समान पूर्वज के वंशज हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। कथन कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कथन कह रहा है भारतीय नगरों में जीवन की गुणवत्ता निम्न है। जो भारतीय नगर हैं उनमें जीवन की गुणवत्ता निम्न है, कारण निर्धन लोगों की विशाल संख्या भारतीय नगरों में रहती है। जो निर्धन लोगों की जो विशाल संख्या है वह भारतीय नगरों में ही रहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी, ए और आर, यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।